नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा निरंतर हर दिन 8:05 पर शाम को क्लासेस होती हैं, जिसमें हम आपको एग्रोनॉमी के उन पहलुओं पर चर्चा करते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस पर आधारित ये क्लास रहती है हमारी। जो बच्चे कृषि प्राविधिक सहायक एवं टीजीटी, पीजीटी और यूपी कैटेट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। ये थियोरी में क्लास है, आपको आप यूट्यूब में देखते रह जाओगे, कहीं एक सुव्यवस्थित प्लेलिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। परंतु आप अगर वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन को प्रेस करते हैं, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे हमारे चैनल से संबंधित अगली क्लासेस का। और आप प्लेलिस्ट पे जब जाते हैं एग्रोनॉमी फॉर एजीटीए, तो आपको शुरुआत से लेकर के सीक्वेंस से आपको सारी क्लासेस मिल जाती हैं। शुरुआत में हमने 10 से 12 क्लासेस वर्गीकरण पर यानी क्लासिफिकेशन पर चर्चा की, जिससे जनरल एग्रोनॉमी के क्वेश्चन जो बनते हैं वो वहां से कवर हो जाएंगे। फिर हमने क्रॉप्स पर चर्चा की, क्रॉप प्रोडक्शन पर चर्चा की, पैकेज प्रैक्टिसेस हमने क्रॉप प्रोडक्शन के देखे, और एक एक करके कल हमने अंतिम क्रॉप पढ़ी थी। और आज आप लोग थंबनेल के माध्यम से और हमारे प्रथम स्लाइड के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि आज का अपना टॉपिक क्या है। तो आज का अपना टॉपिक पढ़ने से पहले सभी बच्चे जो नए आए हुए हैं वो सब्सक्राइब करने चैनल को। और आज आप लोगों के सहयोग से आज हम 3.5K के आसपास पहुंच जाएंगे। अभी 3 दिन पहले हम 3K की बात कर रहे थे और 3 दिन बाद हम 3.5K की बात कर रहे हैं, यानी कि 3 दिन में 500 प्लस सब्सक्राइबर आप लोगों के सहयोग से वाईडी परिवार को मिले। अब वाईडी परिवार अपना 3,500 सब्सक्राइबर के साथ एक बढ़िया खिलता हुआ एक चैनल के रूप में उभर रहा है। यही हमने 23 सितंबर को जो पहली क्लास डाली थी, उस समय हम 0 पे थे। आज 2 महीने, 2.5 महीने का आसपास का टाइम हुआ है और 3.5K के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो वर्क है उस पर आप लोग अच्छा खासा सहयोग कर रहे हैं। संघर्ष हमारा, सहयोग आपका, परिणाम हम सबका। ठीक है, तो एक बार इस क्लास को बढ़िया तरीके से हर एक जगह शेयर कर दीजिए। जो भी आप सोशल मीडिया ग्रुप यूज करते हो, फेसबुक पेज हो, इंस्टा स्टोरी हो, आप हर जगह इस क्लास को शेयर करिए, ताकि आने वाले जो एग्जाम हैं, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे एग्रीकल्चर के, वो सभी बच्चे इस क्लास को देख पाएं और अपनी तैयारी को और अच्छा कर पाएं। ये जो हमारी क्लास है वो है खरपतवार विज्ञान पर आधारित। खरपतवार विज्ञान में क्या क्या हम पढ़ेंगे, सारी चीजें हम आपको बताते हैं। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले खरपतवार विज्ञान, वीड साइंस। तो वीड साइंस में हम कौन कौन से टॉपिक पे आपके बीच चर्चा करने वाले हैं, वो टॉपिक हमने लिख दिए हैं। पहला टॉपिक है खरपतवार की परिभाषा, मतलब खरपतवार की परिभाषा, खरपतवार से कितना लॉस होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और उसकी विशेषताएं कि खरपतवार की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, खरपतवार के लाभ क्या हैं, खरपतवारों से हानियां क्या हैं, खरपतवारों का आर्थिक महत्व क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। और उनका वर्गीकरण, वर्गीकरण में हम देख लेंगे हर प्रकार से वर्गीकरण, उनकी जड़ के आधार पे, उनके सीजन के आधार पे, और उनके जीवन चक्र के आधार पे, उनके प्रकीर्णन के आधार पे, उनके प्रवर्धन के आधार पे, पत्तियों की आकृति के आधार पे। ठीक है, विशेष वर्गीकरण जिनका। तो ये वर्गीकरण में हम सारे वीड का एक बार आपको ओवरव्यू दे देंगे। साइंटिफिक नेम आपको किन किन के याद करने रहेंगे, हम आपको अंडरलाइन करते रहेंगे, आप उनको ज्यादा अच्छी तरीके से देखिएगा। बाकी मैं बहुत ज्यादा आपको साइंटिफिक नेम नहीं लिखाऊंगा, मुश्किल से 20 से 30 साइंटिफिक नेम ऐसे बताऊंगा जो आपको याद भी हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं खरपतवारों का नियंत्रण। तो जब खरपतवार हमारे फसलों में लग जाएंगे, हमारी इल्ड लॉस से हम बचने के लिए क्या करेंगे, उनका नियंत्रण भी करेंगे। तो खरपतवारों का नियंत्रण हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। हम पहले रसायन का प्रयोग नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि अगर सस्य विधियों से खरपतवार कंट्रोल हो रहे हैं तो ऐसे देख लेंगे, नहीं तो भौतिक विधियां प्रयोग कर लेंगे। फिर बाद में क्या करेंगे, जब ज्यादा ही लॉस होने लगेगा तो हम रासायनिक विधियां प्रयोग करते हैं, और रासायनिक विधियों में हम शाकनाशी का प्रयोग करते हैं। तो शाकनाशी का वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इमरजेंस, प्री इमरजेंस वगैरह, सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव, ट्रांसलोकेटेड, इस प्रकार से जो सिस्टमेटिक, नॉन और कॉन्टेक्ट, ये सब हम
शाकनाशियों के वर्गीकरण में हम लोग पढ़ेंगे और शाकनाशी की मात्रा का कैलकुलेशन पर प्रश्न जो कि 2018 एजीटीए में कैलकुलेशन के आधार पे प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो आने वाले समय में अगर प्रश्न पूछे भी जाएंगे, जैसे हमने सॉइल साइंस में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं हम साथ ही साथ उनको निपटाते हुए चल रहे हैं। ऐसे एग्रोनॉमी में जो भी टॉपिक आएंगे न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे वो हम करते रहेंगे। एक बच्चे ने कल की क्लास में चुकंदर वाली खेती पे एक कमेंट किया था कि सर फर्टिलाइजर कैलकुलेशन पर एक क्वेश्चन लेकर के आइए। तो बिल्कुल इसी वीक में या संडे को, नेक्स्ट संडे को, ये कल वाला संडे नहीं, कल वाले संडे को छुट्टी रहेगी, नेक्स्ट संडे को मैं एक क्लास शेड्यूल करूंगा जो बेस्ड होगी न्यूमेरिकल पर। किस पर बेस्ड होगी? न्यूमेरिकल पर बेस्ड होगी। तो सभी बच्चे तैयार रहेंगे उस संडे की क्लास को करने के लिए। यानी कि अगर हम बात करें 29 दिसंबर दिन रविवार, ठीक है, टाइम हम आपको सैटरडे को बता देंगे कि किस टाइम हमारी क्लास रहेगी। आप उस टाइम का इंतजार करिएगा और एग्रोनॉमी के फर्टिलाइजर से संबंधित जितने भी टाइप के प्रश्न बनेंगे हम सब आपके बीच डिस्कशन कर लेंगे। फर्टिलाइजर से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे सारे प्रश्न हम आपको बताएंगे। एक तो लंबा सा मेथड बताएंगे, अगर जिसको लंबा सा मेथड नहीं पता होगा उसको 2 लाइन वाला मेथड भी बता देंगे कि 2 लाइन में भी हम आंसर ला सकते हैं। परंतु अगर मान लो कल को आप टीचर बन गए तो किसी बच्चे को समझाना पड़ा तो दोनों मेथड हमें याद होने चाहिए ताकि हम दोनों मेथड से काम चला सके। तो दूसरा कैलकुलेशन पर आपका सवाल आएगा। तो ये अपना वीड साइंस पर पूरा एक ओवरव्यू था जो हमने आपको बता दिया। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर हम ये रूपरेखा तैयार कर लेते हैं तो हमारा माइंडसेट एक बन जाता है कि सर इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, बस हाँ इन्हीं पर हम प्रहार करेंगे और इन्हीं से हमें नंबर मिलने हैं। तो आप एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हो। ये फ्लो चार्ट हमारी जिंदगी में चार चांद लगाता है। एग्रीकल्चर को स्मार्ट कैसे बनाया जाएगा, ये जरूरी नहीं कि पीछे इमेज लगा के स्मार्ट बनाया जाए। इमेज तो हम क्रोम से भी डाउनलोड कर लेते हैं, परंतु ये क्या क्रोम पे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जो मस्तिष्क की उपज है वो इंटरनेट मस्तिष्क की ही उपज है, ये ध्यान देना। तो हम ज्यादा इमेज लगा के आपको क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्योंकि इमेज अगर हम लगा देंगे तो आप तुरंत देख लोगे, फिर उसको दोबारा आप इच्छा ही नहीं करेगी आपकी कि इस चीज को मैं देखूं। आप सोचोगे मैंने तो देख लिया। देखने से आजकल अगर याद होता तो पता नहीं कितनी बुक हम अपनी आंखों से गुजार चुके हैं। कुछ याद हुआ? नहीं ना याद हुआ। आप सोचो आपने क्लास 5 में आपको कोई अच्छा लग रहा था, आपने देखा, क्या आज उसका चेहरा याद है? सबका नहीं याद होगा, एक आध का याद होगा। ठीक है, तो ऐसे ही है कि हम निरंतर किस पर फोकस कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रख के आप अपना काम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हम अब बात करते हैं खरपतवार के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग जो हमारी आती है वो है खरपतवार, वीड। खरपतवार बड़ा एंजॉय के साथ पढ़ेंगे क्योंकि खरपतवार एक ऐसा टॉपिक है, मैं आपको बता दूं, अगर आप एंजॉय के साथ नहीं पढ़े तो ये बोरिंग सा आपको जिंदगी में ले आएगा और बोरिंग सा लगने लगेगा। आप इससे दूर भागने लगोगे, आप इससे सौतेला व्यवहार करने लगोगे और जब रिश्ते में सौतेला व्यवहार होता है तो मिठास चली जाती है और मिठास चली जाती है रिश्ता टूट जाता है। तो यहाँ पर हम खरपतवार से बात करेंगे और खरपतवार को अपना सगा बना लेंगे, रिश्तेदार बना लेंगे। और आज जो डर होगा आपका खरपतवार को लेकर, हम उम्मीद करते हैं कि 5 से 6 क्लासेस हम खरपतवार पे लेकर आएंगे, हो सकता है 6 से ज्यादा भी हो जाएं, ठीक है, मगर एक एक चीजें हम आपको क्लियर कट करके हुए निकलते चलेंगे कि आपको एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपके जुबान पे, दिल में, दिमाग में, मस्तिष्क में, हर जगह आपके फीड हो जाएगा कि सर ये क्या होता है। तो ये डर भगाना है तो हमको निरंतरता बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं खरपतवार के ऊपर। तो खरपतवार क्या होते हैं? खरपतवार वे पौधे होते हैं, खरपतवार वे पौधे होते हैं जो अनचाही जगह और अनचाही समय में उग आते हैं। पहली परिभाषा लिखेंगे, खरपतवार वे पौधे होते हैं, वे पौधे होते हैं जो अनचाहे स्थान व अनचाहे समय में, अनचाहे समय में उग आते हैं, समय में उग आते हैं।
तो पहली हमने परिभाषा क्या देखी कि खरपतवार वे पौधे होते हैं जो अनचाहे स्थान, मतलब हम नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पर खरपतवार हो, और अनचाहे समय में, किसी भी समय में किसी भी स्थान पर उग आते हैं, उन पौधों को हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। दूसरी परिभाषा अगर हम बात करना चाहें तो दूसरी परिभाषा भी हम लिख सकते हैं, अथवा दूसरी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे खरपतवार खरपतवार अवांछित एवं अवांछनीय पौधे होते हैं, पौधे होते हैं जो भूमि, जल, प्रकाश, वायु व पोषक तत्वों के उपयोग में या उपभोग में बाधा डालते हैं, बाधा डालते हैं। किसके लिए बाधा डालते हैं, फसली पौधों के लिए बाधा डालते हैं, एवं फसल उत्पादन और मानव कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, एवं फसल उत्पादन और मानव कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। यहां तक तो हमने खरपतवार की परिभाषा पर चर्चा कर लिया कि खरपतवार की परिभाषा क्या है। तो खरपतवार ऐसे पौधे होते हैं, अवांछनीय होते हैं, जिनको हम चाहते नहीं हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, जो हमारे ना चाहते हैं, ना हमारी इच्छा होती है कि हमारे खेत में उगें, फिर भी ये उगाते हैं। और हमारे जो फसली पौधे होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, भूमि, जल, प्रकाश, वायु व पोषक तत्व के उपभोग में ये बाधा डालते हैं, क्योंकि इनकी ऐसी ग्रोथ होती है, इनको नेचर से सब वरदान मिला होता है कि ये बहुत जल्दी इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, और ये प्लांट लाइट, ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट, लाइट, वायु जैसे एयर, इनको खींचने की शक्ति इनको फसल की अपेक्षा ज्यादा होती है, इसलिए बहुत जल्दी खींच लेते हैं और क्रॉप कंपटीशन करने लगते हैं, क्रॉप के साथ क्या करने लगते हैं, कंपटीशन करने लगते हैं, और बेचारी क्रॉप जो होती है न्यूट्रिएंट के अभाव में मुरझाने लगती है। जैसे मान लो आपके घर में दो लोग हैं, दो भाई हैं, एक बड़ा खतरनाक है खाने पीने को लेकर, कोई चीज आई खाने पीने वाली, वो झपट के खा लिया, तो आप तो कुपोषण के शिकार हो जाओगे ना, वैसे फसल हमारी हो जाती है। खरपतवार जो होती है बड़ी खतरनाक होती है। यहां तक हमने चर्चा कर लिया, आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ अब डेटा बेस्ड बातें कर लेंगे, अभी तक हमने थ्योरी बेस्ड बातें की, फटाफट से आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ डेटा बेस्ड की, और कुछ अपनी जिंदगी में अपडेट लाते हैं। तो हम क्या करते हैं, कृषि में विभिन्न पेस्ट के द्वारा होने वाली हानि, कृषि में विभिन्न पेस्ट द्वारा पेस्ट कौन होता है, जो फसल को नुकसान पहुंचाए वो पेस्ट होता है, चाहे वो कीट हो, चाहे रोग हो,
चाहे निमेटोड हो, चाहे चूहा हो, चाहे माइट हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे बिल्ली हो, कुछ भी हो जो फसल को नुकसान पहुंचाए। तो कृषि में विभिन्न पेस्ट द्वारा होने वाली होने वाली उत्पादन हानि में उत्पादन हानि में योगदान, कि किसका किसका कितना योगदान है, इस बात पर हम बात करते हैं। तो DWR की रिपोर्ट, DWR की जो 2023-24 की रिपोर्ट है, 23-24 की जो रिपोर्ट है DWR की, वो क्या कहती है? रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट कहाँ की है? DWR की है, और 23-24 की। DWR ICR के अंडर में आता है, डायरेक्टोरेट ऑफ वीड रिसर्च इसका पूरा नाम है। ये NRC फॉर वीड साइंस के स्थान पर आया हुआ है। अभी हम इसका भी इतिहास बताएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा यील्ड लॉस पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर कर 2015 का डेटा पढ़ते हैं। 2015 का डेटा भी हम बताएंगे और 2023-24 का डेटा भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर 2023-24 के डेटा पे अगर हम एक प्रकाश डालने का कार्य करें, तो जो खरपतवार हैं, जो खरपतवार हैं, इनके द्वारा कितना लॉस हो रहा है? तो इनके द्वारा हो रहा है 37%। कितना? 37% लॉस हो रहा है। और जो कीट हैं उनके द्वारा 29% लॉस हो रहा है। और जो रोग हैं उनके द्वारा आपको 22% का नुकसान हो रहा है। और अन्य की श्रेणी में आपका 12% का नुकसान हो रहा है। कितना? 12% का नुकसान हो रहा है। अन्य में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे हम बात करें तो सूत्रकृमि आ जाएगा, चूहा आ जाएगा, ठीक है, और आपका माइट आ जाएगा, पक्षी आ जाएंगे, ठीक है, इत्यादि। ये सब अन्य में आ जाते हैं। ये DWR की रिपोर्ट साहब कहती है, मैं कुछ नहीं बोलता। तो DWR की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है कि खरपतवारों से कितना नुकसान होता है, कीट से कितना होता है, रोग से कितना होता है, अन्य से कितना होता है। ये DWR 2023-24 की रिपोर्ट है। और DWR 2014-15 की रिपोर्ट की हम बात कर लें तो DWR की जो रिपोर्ट है 2015 की, अगर हम रिपोर्ट पर चर्चा करें तो रिपोर्ट जो 15 की रिपोर्ट है ये क्या कहता है कि ये बोलता है कि वीड से जो नुकसान होता है वो 33% होता है। कितना? 33% नुकसान होता है। और जो इंसेक्ट से होता है, कीट से होता है, वो 26% नुकसान होता है। और जो डिजीज से होता है, जो रोग की बात करता है, तो डिजीज से ये बात करता है 20%। और अदर से बोलता है ये 21%। अदर्स की बात करते हैं तो 21% हो गया। ये 2015 का डेटा है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा? या तो ऑप्शन में 37 दिया ना हो, उस कंडीशन में आप 33 सही करके आओगे। हमने दोनों क्यों आपको बता दिए? कभी कभी होता है कि एग्जामिनर अपडेट ना हो करके पुराने डेटा पर बात कर लेते हैं, तो पुराना डेटा वाला ऑप्शन कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा और नया जो डेटा है वो इस तरीके से कुछ ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो दोनों को आप देख लेना। ये अलग सा नया करंट का डेटा है और ये पुराना डेटा है। ठीक है, दोनों डेटा आप ध्यान देना, दोनों डेटा को पढ़ लेना। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, और आप इसको लिख लीजिएगा। और इसके बाद हम आपको आगे जो DWR है इसके बारे में बताएंगे। आप तब तक इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा।
चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसके अगले बिंदु पर, जो कि DWR आया तो कहां से आया, इसके पीछे की कहानी पर चर्चा कर लेते हैं। सिस्टम से सारी चीजें हम लेकर चलेंगे, आपको एहसास ही नहीं होने देंगे कि बीट साइंस एक इतना कठिन चैप्टर है। शैली पर अपने डिपेंड करता है चीजों को पढ़ना और पढ़ाना, कि अगर मैं इसी को बहुत जल्दी जल्दी में घसीटने का प्रयास करता तो आपका कंप्लीट नहीं हो पाता। हमारा कदापि ये टारगेट नहीं है, हमारा नहीं उद्देश्य है कि हम पाठ्यक्रम को सिर्फ पूरा कराएं, पाठ्यक्रम को पूरा समझाना है हमको, तब आपको हर चीज आपके दिमाग में आ जाएगी। साहब अगर ऐसा होता है तो इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि कृषि को जानो, कृषि को रटो मत, कृषि को जानो। जिस दिन आप कृषि को जानने लगोगे ना, उस दिन हमारी अलग से रिस्पेक्ट हो जाएगी। आज हम देखते हैं ना अपने समाज में, अपने परिवेश में, जब हम बात करते हैं ना, कोई रिश्तेदार आता है कि भैया क्या कर रहे हो, BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से कर रहे हो, ऐसे मनो उसकी भावनाएं देखो, उसका इंटेंशन देखो सब्जेक्ट को लेकर, मतलब इतना नीचा आंक के वो बता देता है एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हो। मतलब एग्रीकल्चर का लोगों को अभी भी अनुमान नहीं है, अभी भी लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी नहीं है, लोग अवेयर नहीं है। लोगों को बस यही पता है कि बायोलॉजी और मैथ यही और लिटरेचर VA वगैरह, एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा औचित्य नहीं मिलता है। उसका कारण होते हैं हम स्वयं, कि हम अपनी वैल्यू नहीं बना पाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो हम भी एक साइंस स्ट्रीम के हैं, हम भी एक अच्छे विद्यार्थी की श्रेणी में आने लगेंगे। हमारे तर्क अच्छे होंगे, हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, तो हमारे सब्जेक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। हम जहां बैठते हैं, हमारे जो सब्जेक्ट होता है, लोग सोचते हैं कि यार एग्रीकल्चर वास्तविक में अच्छा सब्जेक्ट है क्या। ठीक है, तो आप अपने अंदर वो हुनर पैदा करो जो समाज में आपको क्या दे, कदर दे। कैसे आएगी, रटने से नहीं आएगी, फिर कैसे आएगी, समझने से आएगी। समझना कैसे है, तो हम आपको समझा रहे हैं, YD परिवार आपको समझाने के लिए ही है। आप समझते रहिए, बस पढ़ते रहिए और क्लास को शेयर करते रहिए। आगे हम बात करने वाले हैं NRC की, बात करेंगे। NRC इसका मतलब नीलेश रिसर्च सेंटर मत समझ लेना, ठीक है। NRC फॉर वीड साइंस, वीड साइंस, ठीक है। इसका पूरा नाम अगर हम लिखें तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस, फॉर वीड साइंस, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस, ये इसका पूरा नाम हो गया। अब अगर हम बात करें कि साहब ये बना कब था, तो ये इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो ये 1989 में क्या हुआ था, स्थापना हुई थी इसकी। और अगर हम बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे, ये है कहाँ, तो जबलपुर में है, जबलपुर। और ये जबलपुर में जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, उसी के पास में है। नेशनल हाईवे 7 पे ये पड़ता है, जबलपुर MP, ये ध्यान देना। तो NRC फॉर वीड साइंस है, वो नेशनल हाईवे 7 राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर पड़ता है, रोड पे ही NRC फॉर वीड साइंस 1989 में स्थापित हुआ। और इसकी स्थापना कहाँ हुई, तो जबलपुर MP में इसकी स्थापना हुई। बाद में क्या हुआ साहब, 2009 में क्या हुआ, 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो 2009 में नया नाम इसका कर दिया गया। क्या नया नाम कर दिया गया, तो इसको नए नाम से पुकारने लगे, DWSR, ठीक है, DWSR के नाम से जानने लगे। ये साहब क्या होता है, तो डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च, वीड साइंस रिसर्च। तो इसको 2009 में हम लोग DWS, इसको यूनिवर्सिटी में एक DSW होते हैं, तो DSW ना पढ़ के DWS और डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च, ये 2009 में बना। किसकी जगह पे, NRC वाली की जगह पे। फिर बाद में क्या हुआ, ये अच्छा नहीं लगा हमको, फिर हमने क्या किया, 2014 में फिर नया नाम बदल दिया।
2014 में नया नाम, फिर नया नाम 2014 में आ गया और तब से लेकर के अब तक वही नाम चल रहा है। तो क्या नया नाम है? DWR, डायरेक्टोरेट ऑफ वीड रिसर्च। ये अभी भी एट प्रेजेंट यही नाम चल रहा है। तो लिखेंगे डायरेक्टोरेट ऑफ वीड रिसर्च। तो ये एट प्रेजेंट यही नाम चल रहा है। ये DWR पूछे, DWSR पूछे, NRC पूछे, तीनों एक ही के नाम है, बस समय समय पर बदलते गए। ये आपके सामने है। इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। बहुत सी जगह आपको एक बता के छोड़ दिया जाएगा, आप कंफ्यूजन के शिकार हो जाओगे। परंतु अपना ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि आपको आधा अधूरा ज्ञान दें। हम आपको पूरा एकदम खोल के रख दिए आपके सामने। अब अगर आपसे कोई तर्क भी करे, आप बता देना कि 89 में NRC बना था, 2009 में DWSR बना और 2014 में DWR बन गया, जो कि आज हम DWR के नाम से जानते हैं और ये ICR के अंडर में आता है। ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली। अब एक और संस्थान के बारे में हम जानते हैं। कौन सा संस्थान है? इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस, ISWS। तो क्या है? इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर आप अंग्रेजी में सब काहे लिखा रहे हो? तो बच्चा इसको चाहे अंग्रेजी में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, एक जैसा ही होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर थोड़ा लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? भारतीय खरपतवार विज्ञान सोसाइटी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं खरपतवार विज्ञान की सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस, इसकी जो स्थापना थी, स्थापना तो होती है हिसार में। अगर इसकी स्थापना की हम बात करते हैं तो कहां होती है? हिसार। और हिसार कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। HR हरियाणा में पड़ता है। परंतु इसका स्थानांतरण हुआ हिसार से, इसका स्थानांतरण हुआ। तो स्थानांतरण होके अब ये कहां आ गया? जबलपुर में आ गया। कहां आ गया? जबलपुर में आ गया। तो ये भी अब कहां है? जबलपुर में है, जबलपुर MP में। तो अब पूछ सकता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस कहां है? तो जबलपुर में है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस की स्थापना कहां हुई थी, तो कहां हुई थी का मतलब हिसार में हुई थी, और एट प्रेजेंट कहां है? तो जबलपुर MP में है। आप इतना फटाफट से नोट कर लीजिएगा। फिर हम चर्चा करते हैं खरपतवारों की विशेषताओं के ऊपर कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड क्या होते हैं, खरपतवारों की विशेषताएं क्या होती हैं। आप इसको फटाफट से नोट करिएगा। हम आपको हर प्रकार के पहलुओं पर चर्चा करा देंगे। हर एक चीज आपको नई नई सारी चीजें हम आपको बताएंगे। आपको बिल्कुल ये एहसास नहीं होने देंगे कि आप वीड साइंस वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, क्योंकि बहुत जोर आता है इस चैप्टर को पढ़ने में। ध्यान देना, पढ़ने में नहीं पढ़ाने में भी जोर आता है इस चैप्टर को। सारा ये मान के चलो, रटने वाले फैक्चुअल चीजें इसमें ज्यादा हैं, कॉन्सेप्चुअल आगे आने वाली चीजें हैं। अभी तो सिर्फ फैक्चुअल चीजें ज्यादा हैं, परंतु फिर भी हम लोग, अगर हमें नौकरी चाहिए तो हमको रटना तो पड़ेगा ही, ये जहर तो पीना पड़ेगा। ये ध्यान देना, अगर अपने को नीलकंठ महादेव कहलाना है तो कंठ तो नीला करना पड़ेगा। यानी कि अगर हमें गवर्नमेंट ऑफिसर कहलाना है तो हमारा मेहनत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। एक चीज ध्यान रखना, मैं एक बात बताने जा रहा हूं, आप इसको बहुत गौर से सुनना। कि मान लो हम किसी भी परिवार में पैदा हुए, हमारे परिवार की स्थिति अगर गरीबी में है और हम भी इसी गरीबी में डूब के मर जाएं, तो फिर हमारा मानव जीवन में आना एक धिक्कार सा है कि नहीं? आप एक गरीबी में पैदा हुए तो कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट करो कि उस गरीबी से दूर होके थोड़ा बहुत अच्छा कर जाओ, आपकी वो ग्रोथ मानी जाएगी। जरूरी नहीं कि आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो अंबानी जैसे बन के आ जाओ तभी आपकी ग्रोथ मानी जाएगी, नहीं। हाँ, ये जरूर है कि गरीबी में अगर पैदा हुए हो तो गरीबी से थोड़ा दूर हट के जाओ आप, तो आपकी ग्रोथ मानी जाएगी। अगर आप गरीबी में ही डूब के मर गए तो फिर आपका मानव जीवन में आना धिक्कार है, क्योंकि अपना पेट, अपना आमाशय तो जानवर भी भरते हैं, पौधे भी भरते हैं, फिर हमारा मनुष्य जीवन होना क्या है कुछ नहीं है।
और जिंदगी में मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे अभी आप सरकारी नौकरी के लिए 6 घंटे मेहनत कर लो, चाहे शादी होने के बाद आप ट्रेन पकड़ के हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बंगाल, तमिलनाडु कहीं भी जाओगे, 6 से 8 घंटे फैक्ट्री में बिताने पड़ेंगे, 10 घंटे फैक्ट्री में बिताने पड़ेंगे। मेहनत आपको करनी है। कहीं नहीं जाओगे, किसानी करोगे, खेत में आपको टाइम देना, वो भी नहीं करोगे। बिजनेस करोगे, बिजनेस में आपको टाइम देना, वो भी नहीं करोगे। घर पे बैठ के मूवी देखोगे, तब भी वहां पे टाइम देना है। मतलब जिंदगी में आपको 6 से 7 घंटे दिन के खत्म करने हैं। तो क्यों ना हम ऐसी जगह खत्म करें कि हमारी जो लाइफ है थोड़ा सा स्टाइल अलग हो जाए और हम अपनी जिंदगी अच्छी जीने लगे, समाज में हमें अच्छी प्रतिष्ठा मिलने लगी। तो आप ये समझ लेना कि अभी आप अगर 6 घंटे ये किस तरीके से देना चाह रहे हैं और आने वाले आगे समय में 6 घंटे किस तरीके से बिताना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर है। अभी भी वक्त है, अगर आप सुधर गए तो आपके पीछे बहुत से लोग सुधर जाएंगे। आप एग्रीकल्चर से हो, जिस गांव में आप नौकरी लेके आओगे, पुनः वहां पर एग्रीकल्चर की एक अलग ज्योति जल जाएगी जो बहुत दिनों से बुझी हुई पड़ी है। तो क्या आप नहीं चाहते हो कि आपके पीछे एक नया यूथ आए एग्रीकल्चर में? बिल्कुल चाहते होंगे, मन से चाहते होंगे, परंतु आप तन से भी चाहो, शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता का बैलेंस करके आप जुट जाओ। आज से ही जो बच्चा अपने आप को कमजोर समझता है वो भी जुट जाए। कमजोर कोई नहीं होता है, बस अपने मन से ही हम लोग कमजोर बन जाते हैं। हम उस सब्जेक्ट से सौतेला व्यवहार करने लगते हैं, हमारा रिश्ता उससे टूट जाता है, फिर अच्छी हमारी आपस में नहीं बनती है, तो वो सब्जेक्ट हमें कठिन लगने लगता है या सब्जेक्ट हमें बोरिंग लगने लगता है। चलिए हम बात करते हैं खरपतवारों की विशेषताओं के ऊपर। खरपतवारों की विशेषताएं, ध्यान देना मेरी बातों पर। जो हम बोलते हैं एक प्रैक्टिकल लाइफ का हम सारी चीजें बताते हैं। खरपतवारों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड। ऑफ वीड्स। तो खरपतवारों की विशेषताओं के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो हमने यहां पर बताया ना कि हम खरपतवारों की विशेषताएं देखेंगे कि खरपतवार की क्या क्या कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर पर अपने को चर्चा करनी है और बहुत अच्छे से देखना है खरपतवारों की विशेषताओं के ऊपर। और देखते हैं पहली विशेषता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं खरपतवारों की विभिन्न विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं, और पहली विशेषता का हम जिक्र करने जा रहे हैं कि फसलों की अपेक्षा खरपतवारों में प्रति पौधा अधिक संख्या में बीज उत्पादित करता है। तो फसलों की तुलना में खरपतवार जो हैं प्रति पौधे के हिसाब से अधिक बीजों का उत्पादन करते हैं। तो लिखेंगे पहला, खरपतवार प्रति पौधा अधिक बीज का उत्पादन करते हैं, अधिक बीज का उत्पादन करते हैं, अधिक बीज का उत्पादन करते हैं। पहला पॉइंट है कि जो खरपतवार का पौधा होता है वो फसलों की अपेक्षा ज्यादा बीज का उत्पादन करता है। मतलब फसलों की अपेक्षा इसमें ज्यादा सीड का प्रोडक्शन होता है। तो ज्यादा जो सीड का प्रोडक्शन होगा फसलों की अपेक्षा, देखेंगे जैसे कुछ एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें जंगली चौलाई की, किसकी बात करें? जंगली चौलाई की, जंगली चौलाई। तो ये जो ऐसा खरपतवार होता है सबसे ज्यादा संख्या में बीज का उत्पादन करता है। तो लगभग लगभग 1,96,000, 1,96,000 बीज प्रति पादप पैदा करता है ये। और मान लो गेहूं धान कितना पैदा करता है? 50 से 60 मैक्सिमम, और ये कितना? 1,96,000। तो फसलों की संख्या में ज्यादा ये क्या करते हैं? बीजों का उत्पादन करते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें लैम्स क्वार्टर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? बथुआ कहते हैं। अंग्रेजी नाम चिनोपोडियम अल्बम, चिनोपोडियसी में रखते हैं। ठीक है। बथुआ जो होता है लगभग लगभग 72,000 के आसपास बीज पैदा करता है प्रति पादप। कितना? 72,000 बीज प्रति पादप पैदा करता है।
उसकी अगर हम बात करें, कस्कुटा एक खरपतवार है, परजीवी खरपतवार है कस्कुटा। तो कस्कुटा जो है लगभग लगभग 16,000 से लेकर के 20,000 तक जो बीज है ये पैदा करता है प्रति पादप, बीज प्रति पादप। और उसके बाद हम बात करते हैं गेहूं सा, जिसको गुल्ली डंडा, कैनरी ग्रास, गेहूं का मामा, तो उसका नाम होता है गेहूं सा। गेहूं सा जो होता है लगभग लगभग 300 से लेकर 400 बीज प्रति पादप के हिसाब से उत्पादित करता है। कितना? अब क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि सबसे ज्यादा कौन सा खरपतवार बीज उत्पादित करता है, तो चौलाई। ठीक है, क्या नाम होता है जंगली चौलाई का? अमरैंथस विरिडिस इसका नाम होता है। आगे हम पढ़ाएंगे अभी थोड़ी देर में कि इसका चौलाई कौन सा कैसा खरपतवार है, कौन सी ऋतु का है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, उस श्रेणी में हम इसका साइंटिफिक नेम भी बताएंगे। सारी चीजें हम सीक्वेंस से ही बताएंगे। यहाँ पर हम कोई खिचड़ी नहीं करना चाहेंगे, यहाँ पर बस आपको ओवरव्यू देना है कि जो खरपतवार होते हैं वो फसलों के कंपेरिजन में ज्यादा सीड का प्रोडक्शन करते हैं पर प्लांट के हिसाब से। अगर हम देखें तो ये आपके सामने इसका एग्जाम्पल है, आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं आपको सेकेंड इसके कैरेक्टर पे बात करते हैं कि बीज का सेकंड कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, आप फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। पहला हमने कैरेक्टर देखा, अब दूसरा कैरेक्टर देखते हैं। खरपतवारों की जड़ें गहरी होती हैं। क्या होती हैं? गहरी होती हैं। इसको समझते हैं, इससे क्या फायदा होता है खरपतवारों को। कि हमने बोला कि खरपतवारों की साहब जड़ें जो होती हैं फसली पौधों की अपेक्षा क्या होती है? गहरी होती है। जैसे हम बात करते हैं हिरनखुरी, उसकी पत्तियां क्या होती हैं? हिरन के खुर जैसी होती हैं, चौड़ी पत्ती का खरपतवार है, कन्वोल्वुलस अर्वेंसिस के नाम से उसको हम लोग जानते हैं साइंटिफिक तौर पे। तो जो हिरनखुरी होता है माना जाता है लगभग लगभग 27 फीट के आसपास उसकी जड़ें जो हैं गहराई में जाती हैं। कितनी? 27 फीट के आसपास उसकी जड़ें जो हैं वो गहराई में चली जाती हैं, गहरी जड़ें हैं। बाकी दुनिया का सबसे गहरी जड़ वाला जो पौधा है वो सेफर्ड का वृक्ष है। क्या है? सेफर्ड का वृक्ष है, जिसकी 70 मीटर यानी कि 230 के आसपास फीट जो होती है गहराई होती है। सेफर्ड का वृक्ष 70 फीट गहरा होता है, दुनिया का सबसे गहरी जड़ वाला पौधा। ठीक है, सेफर्ड का पौधा। तो अगर हम बात करें खरपतवारों की जड़ें गहरी होने से क्या फायदा होता है साहब, इसकी जड़ें जब गहरी होंगी भूमि की बहुत ज्यादा गहराई तक जाएंगी, तो भूमि के अंदर जो खनिज लवण है, पोषक तत्व हैं, जल है, उसकी मात्रा को ये फसलों की अपेक्षा ज्यादा खींच लेगा नीचे से, तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये खरपतवार का कैरेक्टर है कि इसकी जड़ें गहरी होने की वजह से ये जमीन से पोषक तत्व, खनिज लवण, जल को फसलों की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में और जल्दी खींच लेता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया कि इसकी जड़ें गहरी होने का कारण और इसका लाभ क्या है। तीसरा नंबर का हम देखते हैं, खरपतवारों के बीजों पर सुरक्षा आवरण होता है। खरपतवारों के बीजों पर सुरक्षा आवरण होता है। सुरक्षा आवरण होता है। अब ये बात साफ नहीं पच रही हमें कि ये कैसा बात आप बता रहे हो कि बीजों के ऊपर सुरक्षा आवरण होता है। बिल्कुल अभी खाए नहीं आपने, पचाइए कैसे। आपने सत्यानाशी देखा? आर्जिमोना मैक्सिकाना, पीले पीले फूल होते हैं। सरसों के खेत में, गन्ने के खेत में आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। पत्ती छुओ तो कांटे चुभ जाते हैं। फल होता है, अंदर ऊपर रोए रोए होते हैं, उसी में सेंसर मैकेनिज्म होता है।
फूल चिटक जाता है, उसके बीज बिखर जाते हैं, तो बीज के ऊपर एक कटीला आवरण होता है। आप समझ गए, बीज के ऊपर एक सुरक्षा आवरण होता है जिससे मानव वहां तक जल्दी नहीं पहुंच पा रहा है, जानवर भी वो जल्दी नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसके बीजों को नुकसान नहीं हो रहा है। दूसरी बात, आपने देखा होगा आपकी जो सिंचाई की नालियां होती हैं उन पे एक पौधा लगता है जिसकी पत्तियां बैंगन के पौधे के जैसी होती हैं, पौधा भी उसका देखने में बैंगन के जैसा लगता है, जिसका नाम होता है जैंथियम स्ट्रोमेरियम। क्या नाम होता है? जैंथियम स्ट्रीमोरियम, जिसको हम लोग इफीमेरल वीड भी कहते हैं। इफीमेरल वीड क्या होते हैं? ऐसे खरपतवार जिनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, मोस्टली 4 से 7 दिन या 4 से 10 दिन के बीच में वो निपट जाते हैं, 4 से 5 सप्ताह के अंदर वो निपट जाते हैं, बहुत छोटी लाइफ साइकिल होती है। गांव में जिसको कुथिया कहते हैं, आप जब बचपन में बहुत बार खेले होंगे, उसका फल तोड़ के और किसी की खोपड़ी पे मारते थे, वो चिपक जाता था कांटे कांटे वाला, ठीक है, छोटा कटहल जिसको बोल देते थे, पकड़ के इसे खींच के मारते थे ना, पीछे चपक जाता था, कुथिया, जिसे जैंथियम स्ट्रोमेरियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैंथियम स्ट्रोमेरियम बोलते हैं। तो वो उसके ऊपर जो सुरक्षा आवरण होता है कितना कठोर। ऐसे बहुत सारे वीड हैं जिनके बीजों के ऊपर एक सुरक्षा सा आवरण होता है जो उसके बीज को सुरक्षित रखते हैं। तो ये एक विशेषता हो गई खरपतवारों की। उसके बाद चौथे नंबर की विशेषता देख लेते हैं। खरपतवारों की वृद्धि तेज गति से होती है। जो फसलें होती हैं उनकी अपेक्षा खरपतवारों की जो वृद्धि होती है वो तेज गति से होती है। समझ में आ गया? खरपतवारों की जो वृद्धि होती है, उनकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, वो प्लांट्स की कंपैरिजन में फास्ट होती है और ये थोड़े कठोर भी होते हैं। इनका जो पौधा होता है थोड़ा फसलों की अपेक्षा हार्डी नेचर का भी होता है। ये हमने बात कर ली। 5वें नंबर के सिम्टम कैरेक्टर पे हम देखते हैं कि खरपतवारों पर प्रतिकूल मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता या प्रतिकूल मौसम अप्रभावित होता है। खरपतवार सभी प्रकार की मृदाओं में उग आते हैं। खरपतवार सभी प्रकार की मृदाओं में उग आते हैं, सभी प्रकार की मृदाओं में उगाते हैं। अगर हम फसलों की बात करें तो सभी प्रकार की मृदाओं में नहीं उगेंगी, परंतु खरपतवार ऐसे पौधे हैं जो सभी मृदाओं में उगाते हैं, सभी मृदाओं में उगाते हैं। ये कृषित फसलें व आकृषित फसलों के साथ उगाते हैं, जंगली भूमियों पे भी उगाते हैं और कल्टीवेटेड एरिया में भी उगाते हैं। कल्टीवेटेड एरिया में भी उगते हैं और जंगली एरिया में भी उगाते हैं। तो फॉरेस्ट रीजन में भी ये उगते हैं और कल्टीवेटेड एरिया में भी उगते हैं। क्रॉप बाउंड बीड होते हैं जो फसलों के साथ उगते हैं, और कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो जंगल वाली एरिया में उगते हैं। तो खरपतवारों की वृद्धि भी तेज होती है फसलों की तुलना में। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो खरपतवार सभी प्रकार की मृदाओं में उग आते हैं। उसके साथ साथ हम अगर बात करें तो खरपतवार पर प्रतिकूल मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। खरपतवारों पर प्रतिकूल मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिकूल मौसम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बहुत अच्छा कैरेक्टर होता है इनका कि मौसम चाहे कैसा भी हो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं हमारी फसलें जो होती हैं उनको मौसम थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो वो मुनमुनाने लगती हैं, ये बेचारे हरे भरे खड़े रहते हैं। इनका हाल वही है कि राम सहारे जो रहे पर्वत पर हरि आए, तुलसी बिरवा बाग में सींचे फिर भी रह को मिलाए। वही वाला इनका हाल होता है कि ये ऊपर वाले के भरोसे, ये प्रकृति के भरोसे हरे भरे भरे रहते हैं और हमारी फसलों को 2 दिन पानी ना दो तो मुरझाने लगती हैं। तो ये कैरेक्टर है वीड का। बेचारा दिल टूटा हुआ भी व्यक्ति हंसता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। फसलों में खरपतवार और इंसान, जैसे मान लो फसल होती है, उसका दिल टूट जाए तो फसल टूट जाएगी, तो सेंसिटिव इंसान टूट जाए तो वो टूट जाता है। और अभी एक केस बांदा का है,
तो एक एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का लड़का सुसाइड कर लिया, ठीक है, अपने पर्सनल मैटर को लेकर। तो थोड़े सेंसिटिव बच्चे भी होते हैं जो नहीं उस प्रेशर को झेल पाते हैं। कितना 3 साल लगभग लगभग उसने नीट की तैयारी की और एमबीबीएस क्रॉस किया। घर वालों की कितनी ज्यादा उम्मीदें जुड़ी थी, परंतु पल भर में उसने सिलेंडर खोल के और अपनी आहुति दे दी, ठीक है। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो हम आपसे सभी बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप अपने सगे संबंधियों से 2 मिनट बात कर लेना, क्योंकि कई किस्से बात करने से सुलझ जाते हैं, कई किस्से बात करने से उलझ जाते हैं। तो बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कितना भी परेशान हो, कितने भी गुस्से में हो, आप अपने सगे संबंधी जिसको आप ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो, आप उनसे 2 टूक बात करिए। हो सकता है जो आपके माइंडसेट में जो आपने स्ट्रक्चर बना रखा हो सकता है उसका खंडन हो जाए, किसी की बात आपके दिल पे आ जाए और आप उस चीज का प्लान कैंसिल कर दें। तो कभी भी विपरीत परिस्थितियों में आकर घबराएंगे नहीं, खरपतवारों की तरह हरे भरे रहेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि खरपतवारों पर प्रतिकूल मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इनका क्या होता है, प्रकीर्णन बहुत होता है। खरपतवारों के बीजों का, खरपतवार के बीज हल्के होने के कारण, खरपतवार के बीज हल्के होने के कारण, हल्के होने के कारण प्रकीर्णित ज्यादा होते हैं, प्रकीर्णित ज्यादा होते हैं। क्योंकि ये बीज जो होते हैं हल्के होते हैं, और हल्के होने के साथ थोड़ी सी भी अगर हवा पानी पाते हैं तो ये डिस्पर्सल हो जाते हैं, डिस्पर्सल होने लगते हैं, इधर से उधर भागने लगते हैं। तो जैसे जितना ज्यादा जिस बीज का प्रकीर्णन होगा उतना ज्यादा उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ये क्या होते हैं, इनका बीज हल्का होने के कारण प्रकीर्णित होता रहता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें 8वें नंबर की, तो वानस्पतिक प्रवर्धन होता है। क्या होता है, वानस्पतिक प्रवर्धन। अगर मान लो किसी खरपतवार को हम ये चाहें कि उसके बीज बनने से पहले उसको नष्ट कर दें, तो वानस्पतिक प्रवर्धन होता है। तो वो अपना क्या करेंगे, प्लांट के किसी न किसी पार्ट से वो वानस्पतिक प्रवर्धन करके अपनी संख्या को बढ़ा लेंगे। जैसे बहुत से बीड ऐसे होते हैं जिनमें वानस्पतिक प्रवर्धन होता है। जैसे मोथा को हम बात कर ले, मोथा के जो राइजोम होते हैं उन राइजोम से हम क्या करते हैं, प्रवर्धित कर देते हैं उसको। तो वानस्पतिक प्रकीर्णन होता है। दूब घास हो गया, बहुत सारे ऐसे खरपतवार होते हैं जो वानस्पतिक प्रवर्धन होता है। इनको अगर बीज बनने से पहले भी खत्म कर दे रहे हो तब भी ये उससे पहले ही कहीं ना कहीं पौधे का निर्माण करके गए हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के माध्यम से। ये तो हमने बात कर ली, कुछ विशेषताओं के ऊपर हमने चर्चा कर ली, कुछ विशेषताओं को हमने गौर से देख लिया, कुछ अच्छी तरीके से पहचान लिया। एक आध विशेषताएं और हैं जो हम उनका चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। चलिए आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। 8 पॉइंट हमने लिख लिया और 9 नंबर का पॉइंट है, और 9 नंबर पे हम बात करते हैं कि खरपतवारों के बीजों की जीवन क्षमता ज्यादा होती है या अधिक होती है। खरपतवारों के बीजों की जीवन क्षमता ज्यादा होती है। जीवन क्षमता ज्यादा होती, क्या होती है साहब जीवन क्षमता, सीड वाइबिलिटी क्या होती है, अभी हम चर्चा कर लेते हैं। जो खरपतवार होते हैं इनके जो बीज होते हैं इनकी जीवन क्षमता ज्यादा होती है किसकी अपेक्षा, फसलों के बीजों की अपेक्षा। जीवन क्षमता यानी कि कोई बीज होता है जो
बीज और दाना, ग्रेन और सीड, इनमें एक ही बेसिक डिफरेंस होता है कि जो सीड होता है उसमें वाइवल एम्ब्रायो होता है, और जो ग्रेन होता है उसमें एम्ब्रायो वाइवल हो भी सकता है, और कोई जरूरी नहीं कि वाइवल एम्ब्रायो हो। अगर वाइवल एम्ब्रायो होगा तो तभी उसे हम सीड बोलेंगे, अदरवाइज उसको सीड नहीं, उसको ग्रेन बोल देंगे। तो इनमें जो एम्ब्रायो होता है वो लंबे समय तक जीवित रहता है, इस वजह से वो लंबे समय तक जमीन में पड़े रहने के बाद भी क्या होते हैं, उगते रहते हैं। ठीक है, तो बीज, खरपतवारों के बीजों में सुसुप्तावस्था बहुत कम होती है। क्या होती है, बहुत कम होती है। इसके बीजों में जो सुसुप्तावस्था होती है बहुत कम होती है, जैसे डिस्पर्सल हुए तुरंत ये उगने लगते हैं। इनके बीजों में जो सुसुप्तावस्था होती है वो कम होती है। यहां तक हमने बात कर ली। 10 नंबर पे हम बात करते हैं, शीघ्र वृद्धि व शीघ्र परिपक्वता होती है। शीघ्र वृद्धि व शीघ्र परिपक्वता आती है। शीघ्र परिपक्वता आती है मतलब बहुत जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है इनके अंदर, बहुत जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, फसल के साथ क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो खरपतवार फसल के साथ क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये एक कैरेक्टर इनका हो गया, फसलों के साथ, फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रतिस्पर्धा करते हैं, किसके लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, प्रतिस्पर्धा करते हैं, किसके लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, तो ये एक पॉइंट लिख लेंगे, किसके लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे फसलों से, स्थान को लेकर, प्रकाश को लेकर, वायु को लेकर, जल को लेकर, पोषक तत्व को लेकर, इन सभी चीजों को, ठीक है, इन सभी चीजों के लिए क्या करते हैं, फसलों के साथ कंपटीशन करते हैं कि जल्दी हम पाएं, जल्दी हम पाएं। ये 11 विशेषताएं हमने पढ़ ली हैं। 12वां विशेषताएं पढ़ते हैं, इनके बीजों में सुसुप्तावस्था कम होती है। इनके बीजों में सुसुप्तावस्था कम होती है, या सुसुप्तावस्था कम समय के लिए होती है, अल्प समय के लिए होती है, अल्प समय के लिए होती है। सुसुप्तावस्था क्या होती है, आलू की खेती में हमने आपको बताया था कि एक ऐसी कंडीशन होती है जो बीज के अंदर सब कुछ अच्छा होता है, इन्वायरमेंट भी अच्छा होता है, मिट्टी भी अच्छी होती है, नमी भी अच्छा होता है, सनलाइट भी अच्छी होती है, टेम्परेचर भी अच्छा होता है, फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। वो किस वजह से नहीं कर पा रहा है, तो बाय डोरमेंसी की वजह से सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। तो हमने देखा कि खरपतवारों के बीजों में, इनके बीजों में सुसुप्तावस्था अल्प समय के लिए होती है। उसके बाद खाद पानी की न्यूनतम आवश्यकता होती है, खाद पानी की न्यूनतम आवश्यकता होती है। इनको खाद पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, तो खाद पानी की न्यूनतम आवश्यकता होती है, खाद पानी की न्यूनतम आवश्यकता होती है। ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली। आज हमने जो पढ़ा वो खरपतवार पढ़ा, खरपतवार से होने वाले नुकसान पढ़े, कुछ संस्थान के बारे में पढ़ लिया, विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा खासा मैटर हमने आज कवर कर लिया। कल की क्लास में हम वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। कल यानी संडे यानी छुट्टी रहेगी, और मंडे को जो क्लास आएगी हमारी वो वर्गीकरण पर आधारित होगी, और वर्गीकरण को बड़े एंजॉय के साथ हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। तो मस्तिष्क में अगर खुशी होगी तभी वो जाके हम वहां पर वो चीजें पढ़ पाएंगे। लास्ट एक और लिख लो, 14 नंबर की विशेषता। ये सब क्वेश्चन आते हैं विशेषताओं से, ऑप्शन बनते हैं यहाँ से। ध्यान देना, जब पेपर का लेवल कठिन की ओर जाएगा तो थ्योरी से क्वेश्चन निकल कर आएगा, ये बात ध्यान रखना। थ्योरी पढ़ाना मैं क्यों आपको पढ़ा रहा हूं, मैं भी चाहता तो डायरेक्ट में वर्गीकरण पढ़ा देता खरपतवारों का, खरपतवार क्या होते हैं वर्गीकरण पढ़ा के निकल जाता, परंतु नहीं ना, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं ना कि खरपतवार विज्ञान में कैसे क्वेश्चन बनेंगे।
कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और आप कैसे उन क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करोगे, मुंह तोड़ जवाब कैसे दोगे, तो आप क्लास करके आप सारे क्वेश्चन का मुंह तोड़ जवाब दोगे। क्या लिखेंगे? खरपतवार, रोग व कीटों के प्रति, रोग व कीटों के प्रति, कीटों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। कैसे होते हैं? खरपतवारों पर कोई रोग और कीट नहीं लगता है, अगर लगता भी है थोड़े समय के लिए रुकता है, फिर भाग जाता है, कहता है इनसे क्या लेंगे, ये तो हमें उल्टा खींच लेंगे। ठीक है, तो खरपतवार इतने खतरनाक होते हैं, इनको रोग कीट भी परेशान नहीं करते। मतलब वो सही बात है कि दुनिया में टेढ़ा होना बहुत जरूरी है। टेढ़े होने पर कोई आपको ऐसे उल्टा झांक के नहीं देखेगा, कहेगा भैया इसके चक्कर में मत पड़ो, ये तो बड़ा खतरनाक इंसान है। फसलें बेचारी सीधी होती है, कोमल होती हैं, उनको चूस डालते हैं, खरपतवार को नहीं चूस पाते हैं। यही अंतर होता है सीधेपन में और टेढ़ेपन में। तो हमने यहाँ पर आज चर्चा की, बहुत अच्छा खासा हमने आपको डिस्कशन किया। अब कल हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। हम आज से ही स्टार्ट करने वाले थे वर्गीकरण, परंतु अब समय हो गया है, अगर मैं स्टार्ट भी कर दूंगा तो एक वर्गीकरण भी नहीं हो पाएगा। इस कारण कल से शुरुआत करते हैं और ज्यादा एंजॉय बढ़ाकर हम लोग इसको पढ़ेंगे। और यूपी स्पेशल का इंतजार जो है आप लोगों को, वो 25 दिसंबर से आ रहा है। तब तक के लिए मैं कुछ यूपी स्पेशल के टॉपिक आपको डाल रहा हूं, ताकि मैं अपना ये है कि यूपी स्पेशल का रिव्यू जानना चाहता हूं कि कितने बच्चे यूपी स्पेशल को पसंद करेंगे या कितने बच्चों को यूपी स्पेशल की जरूरत है। आप अपने अपने कमेंट उसमें आप वीडियो जाके देखिएगा। हमने जनजातियों पर वीडियो बनाया, उत्तर प्रदेश की जनजातियां, और हमने बनाया आपके रामसर साइट के ऊपर। अब एक बच्चे का कल कमेंट आया था कि सर यूपी के घराने और ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे सर वीडियो बना दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो इन्हीं दो में से किसी एक टॉपिक पे आ जाएगा आपका, क्योंकि आप जो डिमांड करोगे आपके डिमांड के अकॉर्डिंग आपके वीडियो आएंगे। हाँ ये भी है कि आप एक ही दिन अगर 20 डिमांड कर दिए तो 20 वीडियो तो नहीं मिल पाएंगे, परंतु हाँ कोशिश करेंगे हम कि उन सारे वीडियो को मैं आप तक पहुंचाऊं एक सिस्टम से। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चे अभी भी एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं, एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से बैच आपने लिया, परंतु आपके अकॉर्डिंग बैच नहीं मिलने के कारण आप पूरी तरीके से टूट चुके हो, आपको लग रहा है कि मेरा नहीं हो पाएगा, हम बर्बादी की ओर चल रहे हैं, या सर मैं क्या अभी पढ़ूं, क्या सिलेक्शन हो जाएगा, क्या सर कुछ लोग तो फरवरी में वही पेपर कराने जा रहे हैं। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ हमारे शिक्षक साथी जिनको एजीटीए के पेपर कराने का जिम्मेदारी दे दी गई है, ठेकेदारी दे दी गई है, भाई इस बार का हम तो पेपर करा नहीं पाएंगे, तुम ही पेपर करा लो, तो वो जनवरी में पेपर करा रहे हैं, वो फरवरी में पेपर करा रहे हैं, तो वो यूपी ट्रिपल एससी नहीं, वो अब पेपर खुद कराने वाले हैं एजीटीए का, मुझे ऐसा लगता है। तो आप ऐसी भ्रामक जानकारी के साये में बिल्कुल नहीं आना है आपको। आप एकदम निष्पक्ष, जो एकदम आयोग की जानकारी होगी वो मैं आपको लेकर आऊंगा। बाकी फालतू का कचरा कोई भी अपने प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को नहीं मिलेगा कि एक भी ऐसा मैं कचरा फैला दूं कि बच्चा उसको देख के भ्रमित हो जाए। मैं जो भी आपके हित में होगा उस पर वीडियो लेकर आऊंगा। मैं व्यूज के चक्कर में कोई क्लास और वीडियो नहीं बनाता हूं। मैं मोस्टली यही रहता है कि मैं किसी टॉपिक को लेकर, किसी क्लास को लेकर आऊं, क्योंकि मुझे ये पता है कि इस वक्त तुम्हें किसकी जरूरत है, कंटेंट की जरूरत है, ना कि ये जरूरत है कि 2024 एजीटीए की कट ऑफ कितनी जाएगी। अरे भाई पेपर ही नहीं हुआ, कट ऑफ किसकी, पेपर ही नहीं हुआ, कट ऑफ कैसे निकालोगे। तो ये सब चीजें नहीं। अब आपको ये भी जरूरत नहीं है कि एजीटी में कितना फॉर्म भरा, कौन सी कैटेगरी में कितना पड़ा, क्या मतलब मैथ लगाओगे क्या वहां पर। आपको वहां पर क्वेश्चन सही करने पे सिलेक्शन होगा, ये गणित लगाने से सिलेक्शन आपका नहीं होगा। तो प्लीज आप अगर ऐसी जानकारी को देखते हैं तो आप समय का जाया मत करें, आप अपने कंटेंट की ओर लौटो। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो, वैसे मैं एक बार कह रहा हूं कि कंटेंट की ओर लौटो। और कंटेंट की ओर लौटोगे तभी आप अपने कंटेंट पर फोकस करोगे और अपना सिलेक्शन पा पाओगे। हवा हवाई से कोई सिलेक्शन नहीं हो जाता, ये ध्यान रखना। सिलेक्शन कैसे होता है, मेहनत करने से होता है। तो जो बच्चे एजीटीए का अभी भी कोर्स नहीं लिए हैं तो वो तत्काल इसी वीडियो के लिंक में आपको वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी का ऐप मिलेगा, उस ऐप को एनरोल करिएगा, आप रजिस्ट्रेशन करिएगा और शताब्दी बैच से जुड़िएगा। इस शताब्दी बैच में
आपको हर दिन 2 क्लासेस मिल रही हैं, हर दिन 2 क्लासेस मिल रही हैं। ये 2 क्लास देने का मेरा यही तात्पर्य है कि आप इन 2 क्लास को पढ़ के इनको रिवाइज कर सको। कोर्स पूरा कराना हमारा ये टारगेट नहीं है, कोर्स को पूरा समझाना हमारा ये टारगेट है। और ये शताब्दी बैच में आपको बिना पीपीटी वाली क्लास मिलेगी। एक भी क्लास आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें पीपीटी का यूज किया गया हो। बिना पीपीटी बाकायदा आपको लिखवा के समझा के पढ़ाया जाएगा कि आपको क्लास में ये सारी चीजें याद हो जाएं। और बहुत से बच्चों के मन में ये होगा कि सर ये बैच है कितने का, तो आप सोच नहीं सकते हो, आप उम्मीद नहीं कर सकते हो, ये बैच मात्र 249 का है। कितने का है? 249 का है। एक अलग सी अलग जगानी है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक नई क्रांति लाना है। कृषि के सेक्टर में हर बच्चा पढ़ सकता है। जियो के 1 महीने रिचार्ज से कम प्राइस में आपको एक नौकरी का बैच मिल रहा है, वो भी 100 क्वेश्चन का। अब यूपी जीके और कंप्यूटर भी इंक्लूड हो चुका है। जब ये शुरुआत में बैच स्टार्ट हुआ था तो मैं सिर्फ एग्रीकल्चर के दम पे स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे अपने पे भरोसा था। बाकी मुझे नहीं लगता था कि अगर मुझे ऐसी फैकल्टी मिली तो मैं अच्छा कर पाऊंगा। परंतु अभी मुझे यूपी जीएस तो मैं ही हैंडल करूंगा, मोस्ट ऑफ द टॉपिक मैं ही कवर करूंगा। परंतु यूपी जीएस के साथ साथ कंप्यूटर का जो टॉपिक है, वो मेरी बात हुई एक सर से, बहुत अच्छे लगे मुझे वो, उन्होंने अपना मुझे बाकायदा दिखाया, क्लासेस दिखाई कि सर मैं आपके लिए बहुत अच्छा करना चाहता हूं। हमने कहा बिल्कुल सर, आइए हमारे प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए हम कंप्यूटर की भी क्लास प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। डेमो आपको नेक्स्ट वीक में मिलेगा और उसके बाद निरंतर क्लासेस आपको मिलने लगेंगी। वीक में मात्र 5 क्लासेस मिलेंगी, एक दिन शनिवार और संडे को आपका गैप रहेगा, बाकी 5 क्लासेस आपको वीकली मिलेंगी। 249 रुपए में ये आपको बैच मिलेगा। बैच से संबंधित अगर कोई जानकारी आपको लेनी है तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपनी सारी समस्त जानकारी ले सकते हैं। एजीटीए के लिए पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छे कंटेंट के साथ हम बैच को लेकर आए हैं। सिर्फ हम हवाई ही नहीं करते हैं, आप अगर हमारे कंटेंट का परीक्षण करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पे जाके बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, चाहे एक्सटेंशन की देख लीजिए, पैथोलॉजी का देखिए, फिजियोलॉजी का देखिए, सॉयल का देखिए, एग्रो का देखिए। और आने वाले समय में यूपी स्पेशल का भी आप देख सकते हैं, 2 क्लासेस पढ़ी हैं। आने वाले समय में बहुत जल्द प्लांट ब्रीडिंग का शेड्यूल किया जा रहा है और बहुत जल्द आपके लिए प्लांट ब्रीडिंग की क्लास लगने वाली है। शुद्ध हिंदी भाषा में प्लांट ब्रीडिंग आपको पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पहली बार आपको मिलेगा, वाईडी एग्रीकल्चर की एकेडमी की तरफ से। आप लोग पढ़िएगा, एंजॉय करिएगा और नौकरी लेकर के वापस एक बार मुंह मीठा जरूर कराने आइएगा, क्योंकि हम आशा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एजीटीए में निकले, ताकि आपकी उम्मीदों के साथ साथ आपके घर परिवार की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और सभी की उम्मीदें कायम रहें, आपका सपना पूरा हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है।